अस्सलाम वालेकुम। एनुअल बजट 22-23 पेश कर दिया गया है। अब उसमें रियल इस्टेट से, प्लॉट से, हाउसेस से, अपार्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम आपसे शेयर करेंगे, एनालिसिस देंगे उसका और आपको बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, क्या चीज़ नीचे जाएगी, क्या चीज़ ऊपर जाएगी, कहाँ पॉजिटिविटी होगी, कहाँ नेगेटिविटी होगी। ये सब हमने कहा आपसे जल्द से जल्द शेयर कर लें ताकि आप उसके मुताबिक अपनी रियल इस्टेट, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंस्ट्रक्शन मैनेज कर लें। तो चलें देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट आएगा इस बजट का हमारे रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में। कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा कर दिया गया है जो कि नेगेटिव है दोनों कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए। अब देखते हैं टेबल में कि क्या क्या अब एप्लीकेबल होगा कैपिटल गेन टैक्स में हम सब पे। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि प्लॉट, घर और फ्लैट तीनों का कंपैरिजन दिया गया है। अगर आप एक साल के अंदर अंदर प्लॉट, घर या फ्लैट बेचते हैं तो उसमें जो भी आपको फायदा हुआ उस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल से 2 साल की मुद्दत में यही प्लॉट, यही घर या यही फ्लैट बेचते हैं तो 12.5% प्लॉट की सूरत में आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, घर की सूरत में 10% और फ्लैट की सूरत में 7.5%। 2 से 3 साल में अगर आप देखें तो फ्लैट की सूरत में आपका 0% कैपिटल गेन टैक्स होगा, यानी कि अगर आप 2 साल के बाद फ्लैट सेल करते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि घर पे 7.5% और प्लॉट्स पे 10% देना पड़ेगा। इसका मतलब है किसी हद तक फ्लैट्स को प्रमोट किया जा रहा है इस बजट में घरों पे और प्लॉट की खरीदारी पे। 3 से 4 साल की मुद्दत में आपको 7.5% प्लॉट पे देना पड़ेगा, 5% घर पे और ज़ाहिर फ्लैट का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो 0% हो चुका है। 4 से 5 साल की मुद्दत में घर पे आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्लॉट की सूरत में आपको 5% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 6 साल की मुद्दत में 2.5% आपको प्लॉट पे देना पड़ेगा और घर और फ्लैट पर कुछ नहीं देना पड़ेगा। और 6 साल से अगर ज़्यादा अरसा गुजर जाता है और आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। फ्रीक्वेंटली प्लॉट या घर बेचने या खरीदने पे अब आपको उतना फ़ायदा नहीं रहेगा क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने 3 करोड़ का एक प्लॉट लिया था और वो विद इन ईयर 3.5 करोड़ का हो गया और आप बेचना चाहते हैं तो 50 लाख आपको शायद उधर फ़ायदा हुआ, लेकिन उस पर 15% कैपिटल गेन टैक्स पड़ जाएगा तो वो 15% का मतलब है 7.5 लाख रुपए चले जाएंगे और नेट आपको 42.5 लाख बचेगा। अब चूँकि ये घरों पर भी है इसलिए बिल्डर्स थोड़ा सा डिस्करेज होंगे। ऑलरेडी मार्जिन स्क्वीज होते जा रहे हैं, बिल्डर्स को उतना मार्जिन नहीं मिल रहा। कुछ लोग ले रहे हैं, अभी भी वो अपनी प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जनरली बिल्डर्स अब ज़रा इस तरफ रुझान कम होगा जिसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन पे आएगा क्योंकि अगर बिल्डर्स कंस्ट्रक्ट कम करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कम होगी और फिर उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडस्ट्री पे आना शुरू हो जाएगा। रेंटल मार्केट को भी डिस्करेज किया गया है। लोग घर बनाते हैं, उसे रेंट पे दे देते हैं और प्रॉपर्टी गेन भी आता रहता है और साथ में उन्हें रेंट भी मिलता रहता है। तो रेंटल मार्केट को इस तरह डिस्करेज किया गया है अगर आपका 1 से ज़्यादा घर है। मैं 1 से ज़्यादा घर खाली इसलिए बता रहा था क्योंकि एक लिमिट लगाई गई है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू का 1 से ज़्यादा घर है। तो अब सिचुएशन ये आ गई है अगर आपका घर बड़े शहर में है और 5 मरले से बड़ा है तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा का होगा ही होगा। तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा का आपका अगर दूसरा घर है और उससे रेंटल इनकम आ रही है तो जितनी रेंट उसकी फेयर वैल्यू है, यानी कि जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, उस पे 5% वो रेंट एज्यूम कर लेंगे। लेट से उसकी वैल्यू है 5 करोड़, 5 करोड़ की जो फेयर रेंटल वैल्यू वो कंसिडर करेंगे वो तकरीबन 25 लाख सालाना करेंगे और 25 लाख सालाना पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा जो कि तकरीबन 5 लाख बनता है। ये एक और टैक्स है जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा 1% टैक्स लगेगा तमाम तर रेंटल इनकम पे। तो जो लोग पहले घर बनाते थे रेंट पे देने के लिए और जाहिर है फिर प्रॉपर्टी गेन भी साथ ही लेते रहते थे, वो भी थोड़े से डिस्करेज होंगे और किसी हद तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। रियल इस्टेट में फाइलर के लिए 1% से एडवांस टैक्स बढ़ा के 2% कर दिया गया है और नॉन फाइलर के लिए 5% कर दिया गया है। तो ये अगेन एक और टैक्स हम पे लग रहा है जिसका शायद इम्पैक्ट प्रॉपर्टी की प्राइसेस पे, रियल इस्टेट की प्राइसेस पे, अगर प्राइसेस पे ना भी आए तो मेरे ख्याल में
डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई शायद बढ़ जाएगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली प्राइसेस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है, या प्राइसेस एटलीस्ट वहीं रुक जाती हैं क्योंकि जो सेलर है वो तैयार नहीं होता बेचने के लिए एक सर्टेन प्राइस से नीचे पे, तो ये इम्पैक्ट आ जाएगा। ये तीसरा टैक्स है जो रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, हाउसेस उसके हवाले से लगा है। सैलरीड क्लास पे टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी है कि टैक्स कम किया गया है जो सैलरीड क्लास दे रही थी। इसका फ़ायदा ये होगा कि उनके पास थोड़ी सेविंग्स और ज़्यादा आएंगी और शायद थोड़े थोड़े पैसे बचा के वो कहीं इन्वेस्ट करने के काबिल हो जाए। अब इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये भी इम्पैक्ट आया है जिसकी मिलियन तक की अर्निंग है, 10 लाख रुपए माहाना तक की इनकम है, उन्हें थोड़ी सेविंग आएगी। उससे ऊपर तकरीबन बैलेंस आउट हो जाता है या बल्कि बढ़ा दिया गया है टैक्स। तो इसे हम किसी हद तक पॉजिटिव समझ सकते हैं। कोई तो पॉजिटिव डालना था, सब मैं नेगेटिव बातें कर रहा था बजट में, तो मैंने सोचा इसे थोड़ा पॉजिटिव डाल दूंगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका। अब हम एनालिसिस जान लेते हैं कि इन सब एक्शंस का जो हुकूमत ने बजट में लिए उसका इम्पैक्ट क्या आएगा रियल इस्टेट मार्केट पे, कंस्ट्रक्शन मार्केट पे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स की मार्केट पे क्या ओवरऑल रद्द-ए-अमल होगा। ओवरऑल अगर मैं सबके लिए बात करूं तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इस तरह है कि रियल इस्टेट वालों को अब उतना बिजनेस नहीं मिलेगा, तो उन्हें अपने कॉस्ट को अब कर्टेल करना पड़ेगा। मे बी उन्हें अब कुछ लोग निकालने पड़ेंगे जो उनके ऑफिस में हैं, जो बिज़नेस वाले कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो बिजनेसमैन है उस पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। जब उसे टैक्स ज़्यादा लग रहा होगा, बिज़नेस कम आ रहा होगा, तो मेरे ख्याल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। साथ में सिर्फ इनके साथ ही ऐसा नहीं होगा जो रियल इस्टेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बिल्डर का काम भी कम होगा, जो खुद से कंस्ट्रक्शन करके घर बेच रहे हैं उनका काम भी कम होगा। अब स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा इन सबको कि इन्होंने कैसे काम करना है। दूसरी तरफ इनके लिए शायद अच्छी न्यूज़ हो लेकिन ओवरऑल शायद बुरी न्यूज़ है। सीमेंट, स्टील और जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं उन लोगों का भी बिज़नेस कम होगा, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन कम होगी तो सीमेंट की डिमांड कम होगी, स्टील की डिमांड कम होगी, टाइल्स की डिमांड कम होगी, इन सब चीज़ों की डिमांड कम होगी और फिर प्राइसेस नीचे आएंगी। तो प्राइसेस नीचे आएंगी या नहीं आएंगी वो मैं खैर बहुत यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि होता क्या है कि उसी दौरान डॉलर ऊपर चला जाता है और प्राइसेस नीचे नहीं आती। मजबूरी बाज़ दफ़ा बन जाती है उन इम्पोर्टर्स की, उन मैन्युफैक्चरर्स की, कि उनके मार्जिन्स ही नहीं रहे होते और उन्हें उसी प्राइस पे बेचना पड़ता है, ख़ास डिमांड कम हो चुकी हो। लेकिन मेरे ख्याल में अब उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी प्राइसेस में जो पहले हमें नज़र आ रही थी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, लेकिन साथ साथ में इसका इम्पैक्ट कुछ अरसे बाद आएगा। जो कंस्ट्रक्शन चल रही हैं वो चलती रहेंगी, 3-4 महीने तक हो सकता है तेज़ी रहे, 3-4 महीने बाद आपको ओवरऑल इम्पैक्ट नज़र आएगा कि इतना काम नहीं है, इतनी डिमांड नहीं है, और फिर उन सब जगहों पे रियल इस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, इसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट शायद बढ़ेगी इस सेक्टर में। इसी तरह आपकी इंडस्ट्री में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ख़ासकर जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री है। तो जो एक अच्छा पीरियड था कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री का, रियल इस्टेट का, वो अब मुझे थोड़ा सा लग ऐसा रहा है कि वो ख़त्म हो रहा है और अब हम उस तरफ आ रहे हैं जहां सब लोगों को कंसोलिडेट करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। बाकी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारा स्कोप था ही इसी इंडस्ट्री को डिस्कस करने का। ले जी, आज के लिए इतना कुछ ही था। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।